नमस्कार सभी विद्यार्थियों और साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार सभी लोग पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज की कक्षा आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आधारित होगी। हम सभी लोग फटाफट की सीरीज में महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को एक साथ में इस कक्षा के अंतर्गत आज देखने वाले हैं। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर ईमानदारी से शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों में। और कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रकरण की। पहला प्रश्न आपके सामने है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये संख्या है 4। क्या कहा जा रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत साहित्य पुस्तकों की संख्या कितनी मानी गई है शुक्ल जी के इतिहास में? तो 4। और शुक्ल जी का इतिहास के कब प्रकाशित होता है? 1929 ईस्वी में ये इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। फिर अगला है, आचार्य शुक्ल के अनुसार जो साहित्यिक पुस्तकों में शामिल नहीं है उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। और जो इसमें शामिल पुस्तकें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं फिर कौन कौन सी इसमें शामिल की गई हैं। तो जैसे कि जो है विजयपाल रासो, हमीर रासो और कीर्तिलता। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य की कुल कितनी पुस्तकें प्रसिद्ध हैं? किसकी? देश भाषा काव्य की। तो आचार्य शुक्ल जी ने देसी भाषा काव्य की जो है 8 पुस्तकें मानी है। कितनी? 8 पुस्तकें मानी हैं। अगला है, आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? तो 4 प्रकरणों में विभाजित किया है आदिकाल को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का परिचयात्मक विवरण अपने किस पूर्ववर्ती इतिहास से लिया है? क्या है? रीतकाल का परिचयात्मक विवरण किससे लिया है? तो ये है मिस्र बंधु ग्रंथ से लिया है। और ये मिस्र यानी क्या है? मिस्र बंधु ये इसके इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? मिस्र बंधु विनोद। क्या नाम है? मिस्र बंधु विनोद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती? किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये बात कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। फिर अगला है, वर्तमान लेखक और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अपने समकालीनों का मूल्यांकन करने के संदर्भ में ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। उसके पहले इस पुस्तक का क्या नाम था? यानी क्या पूछा जा रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनके जो हिंदी साहित्य का इतिहास है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, उससे पहले किस नाम से प्रकाशित होता है? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। फिर अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सिद्धोनाथों का उल्लेख
आदिकाल के किस प्रकरण में किया है? तो आचार्य शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों का उल्लेख आदिकाल के प्रकरण नंबर 2 यानी अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी प्रकरण में आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया है? तो प्रकरण नंबर 3 में जो है आदिकाल को वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित हो जाता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। इस कथन का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के किस भाग में किया है? तो काल विभाग के अंतर्गत इसको बताया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है। फिर अगला है, जनता की चित्तवृत्ति के निर्धारण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया है? तो आर्थिक परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया है और राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थितियों का उल्लेख इसके अंतर्गत शुक्ल जी ने किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला ये पुस्तक किसकी है? श्याम सुंदर दास की। कविता कौमुदी पुस्तक किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रज माधुरी सार यह जो है पुस्तक किसकी है? तो ब्रज माधुरी सार ये पुस्तक है आपके वियोगी हरि जी की। आपका अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? आधुनिक काल को वैज्ञानिक काल इन्होंने नहीं कहा है। फिर जो है सत्य कथन कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को समेटने का काम लगभग किया है। 4 कालों में विभक्त है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये सारी बातें कही हैं अपने इतिहास के संदर्भ में, सही हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना और यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या है क्या नहीं है, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। इतिहास लेखन के संदर्भ में ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह किस इतिहास ग्रंथ के लिए कहते हैं? तो वो मिश्र बंधुओं के इतिहास के लिए बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी के इतिहास में काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। अपने इतिहास लेखन के संदर्भ में ये बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यानी जो छात्रों के लिए नोट्स के रूप में तैयार किया गया था वही आगे चल करके शुक्ल जी का इतिहास बन जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए यह किस आलोचक का आलेख है? तो किसका आलेख है आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चीराब सहावे मूकल अजुरे उज छाणी मा देहुरे वांक नियहि बोहि मा जाहुरे रंक। उपर्युक्त जो है काव्य पंक्तियों में मूल अर्थ किस ओर है? वाम मार्ग ग्रहण की ओर जो है इसका मूल अर्थ दिया जा रहा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काया तरुअर पंच विडाल चंचल चीये पैठो काल। ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति किसकी है? लुइपा जी की है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी सिद्ध कवि डोमिनी का आवाहन गीत कौन गाते हैं? कड़ैपा जी। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी साधनाओं के मध्य तथा स्त्रियों का विशेषता डोमिनी रजकी आदि अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था? क्या है? किसकी साधनाओं में मध्य स्त्रियों तथा विशेष डोमिनी रजकी आदि अबाध सेवन आवश्यक अंग है? तो ये वज्रवाणियों का है मामला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस प्रकरण में दिया गया है आदिकाल के? तो ये प्रकरण नंबर 1 में है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। फिर आपका क्वेश्चन है, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता किसकी रचनाओं में मिलता है? तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, गाथा कहने से किस भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत भाषा का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होना, धर्म में श्रृंगार वीर सब प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और ये रचनाएं किस छंद में मिलती हैं? तो ये जो है दोहा छंद में मिलती हैं आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा में 150 वर्ष के भीतर। फिर अगला क्वेश्चन है, बालचंद बिजावे भाषा दुह नहीं लग गए दुज्जन हासा। ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति जी की। अगला क्वेश्चन है आपका, अगिन जो लागी नीर में जलिया झारी उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारे बिचारी। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इसमें वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ है मैं कहता हूँ। ये कथन किसका है? विद्यापति जी का। देशिल वैना सब जन मिच्छा तई तैसन जपो अभट्टा। अगला आपका क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य का उल्लेख आदिकाल के किस प्रकरण में किया है? तो अपभ्रंश काव्य का उल्लेख आदिकाल के प्रकरण नंबर 2 में शुक्ल जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है? उनका नाम है आचार्य भरत। फिर है, अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेखों में मिलता है? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में अपभ्रंश का नाम सबसे पहले मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि किसे कहा गया है? गुहसेन को। फिर अगला क्वेश्चन है, देवसेन के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी रासो ग्रंथकार ये नहीं है देवसेन जी। और सत्य कथन कौन कौन से हैं देवसेन जी के बारे में? जैसे कि देवसेन जैन ग्रंथकार हैं,
श्रावकाचार के रचयिता हैं। दब्ब सहाय पयास के रचयिता हैं देवसेन जी। अगला क्वेश्चन है, दब्ब सहाय पयास का प्राकृत में रूपांतरण किसने किया है? तो उनका नाम है माइल धवन। फिर अगला है, श्रावकाचार नामक पुस्तक किस छंद में लिखी गई है? तो यह दोहा छंद में लिखी गई पुस्तक है। अगला है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं विद्यार्थियों? 16 मात्राएं। और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पदंत संवत 1039 के आदि पुराण और उत्तर पुराण किस छंद में लिखित है? आदि पुराण और उत्तर पुराण किस छंद में लिखित है? चौपाइयों में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जो जीर्ण शासन भाष्यो सो मैं कहियो सारू, जो पालय सही भाई कर सो सरि पावै पार। ये जो है पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति है किसकी? देवसेन जी की। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, विधु धवलेण सड्ड की हल्लय, विधु जीवेण देहु की चल्लय, विणु जीवेण मोक्ष को पावे, तुम्हारे सुखी अपय आवे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? किसने लिखा हुआ है? तो ये पंक्तियाँ हैं आपकी पुष्पदंत जी की। फिर आपका क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय बना, इसके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? असत्य ही है, पंजाब से लेकर गुजरात तक फैले हैं, सिद्ध कहलाते, ये गलत है। और सत्य कथन है, इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपने चरम पर पहुंचा। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की बानियों का बौद्ध गान और दोहा के नाम से संग्रह निकाला, ये जो है किस भाषा में था? पूछा जा रहा है क्या हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की बानियों का बौद्ध गान और दोहा के नाम से संग्रह किस भाषा में निकाला है? तो वो है बंगला के अक्षरों में। अगला क्वेश्चन है, जहि मन पवन न संचरे रवि शशि नाहि, पवेश तहि बट चित्त विषाम करु सरहे कहिए उवेश। किसकी पंक्ति है ये? सरहपा कवि की। फिर आपका क्वेश्चन है, कबीर आदि संतों को नाथ पंक्तियों से जिस प्रकार साखी और बाणी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर है अगला, सिद्ध कवियों का काल क्रमानुसार विवरण है, निर्धारण दिया गया है। सरहपा का समय 769 ईस्वी है, लुइपा का समय 773 ईस्वी है, शबरपा का समय 780 ईस्वी है, कड़ैपा का समय 820 ईस्वी है, डोमिपा का समय 840 ईस्वी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा जमुना माहे बहाय रे नाई, ये पंक्ति किसकी है? गंगा जमुना माहे बहाय रे नाई, तो ये पंक्ति है कण्हपा जी की। अगला है, आगम वेय पुराणे पढ़िए माह वहंत, ये पंक्ति किसकी है? कण्हपा जी की है। फिर उसके बाद में अगला है, सिद्धों के बीच किन किन योगिनियों को भी गिना जाता है? मणिभद्रा, मेखल्पा, कनखल्पा, लक्ष्मीकरा, यानी कुल मिलाकर जो है 4 योगिनियां हैं सिद्ध कवियों के साथ में। फिर अगला है, किन साहित्यकारों ने कबीर को संत धारा का प्रथम प्रस्तोता स्वीकार किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामदेव। तो क्या है? इन सभी लोगों ने कबीर को संत धारा का प्रथम प्रस्तोता माना है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश में किन किन सिद्धों की रचनाएं सम्मिलित की गई हैं या सम्मिलित हैं? तिल्लोपा, कण्हपा, सरहपा, इन तीनों लोगों की रचनाएं दोहा कोश में सम्मिलित हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध साहित्य के दुर्लभ ग्रंथ कहाँ से प्राप्त किए थे? तो वो जो है तिब्बत से
प्राप्त किए थे। अगला है भुवनेश्वरपुरी और खजुराहो के मंदिर कला दृष्टि से कितने ही महान क्यों न हो, इसी महासुखवाद के प्रतिबिंब है। तो महासुख के संबंध में कथन कौन सा है, यानी किसका है ये कथन, तो ये है बच्चन सिंह जी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सिद्धों ने अपने लिए जो नाम चुने हैं वह द्विजातियों को मुंह चढ़ाते हैं। किसका कथन है, ये भी कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। और वो क्या कहते हैं कि सिद्धों ने अपने लिए जो नाम चुने हैं वह द्विजातियों को मुंह चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वे नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी थे। ये कथन किसके विषय में, सरैपा के विषय में। ये नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी बाद में बनते हैं। फिर अगला है, महामुद्रा की अवधारणा समाज में स्त्री की निम्न स्थिति के प्रति स्पष्ट विद्रोह है। ये कथन किसका है, बच्चन सिंह जी का। क्या कहते हैं, महामुद्रा की अवधारणा समाज में स्त्री की निम्न स्थिति के प्रति स्पष्ट विद्रोह है। तथा कथन किसका है, ये बच्चन सिंह जी का। चर्यापद गीत के लेखक कौन है, सिद्धाचार्य। अगला है क्वेश्चन, बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी धन थे, तो नाथ सिद्ध जो है ईश्वरवादी कथन। बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी, ये कथन किसका है, बच्चन सिंह जी का। अगला है, सिद्ध सामंत की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वो हमारे देश के ठोस धरती की उपज है। ये कथन किसका है, राहुल सांकृत्यायन जी का। क्या कहते हैं, सिद्ध सामंत की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वो हमारे देश के ठोस धरती की उपज है। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य की प्रतियां कहाँ से प्राप्त की है, तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने सिद्ध साहित्य की प्रतियां नेपाल से प्राप्त की हैं। अगला है, अनाचारी एवं वामाचारी सिद्धों ने निर्वाण साधना एवं महासुखवाद का वर्णन बड़ी ही अश्लील वाणी में अपनी इस महासुख अवस्था को सिद्धों ने क्या नाम दिया है, समरस अवस्था। क्या कहा जा रहा है इसमें, अनाचारी वाम मार्गी सिद्धों ने निर्वाण साधना एवं महासुख का वर्णन ही अश्लील वाणी में किया है। अपनी इस महासुख अवस्था को सिद्धों ने समरस अवस्था नाम दिया है। फिर अगला है, अमावस के घर झिलमिल चंदा पूनम के धरे धूर याद के परिबंद गरजे बाजत अनहद तूर। ये जो है नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी और संत का नाम क्या है, इसको जिसने कहा है गोरखनाथ। क्या कहते हैं, अमावस के घर झिलमिल चंदा पूनम के धरसूर याद के परि व्यंद गरजे बाजत अनहद तूर। ये कथन किसका है, गोरखनाथ जी का। गोरखनाथ कांगड़ा के निवासी थे। ये किसने कहा है, बच्चन सिंह जी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। फिर अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ के हठ योग में हा का अर्थ क्या है, गोरखनाथ के हठ योग में हा का अर्थ है सूर्य। फिर अगला है, असद मिलाए अंतर पड़े भाव भगत रस जाए साथ मिले सुख उपजे आनंद अंग नवाए। किसने कहा है, ये जो है दादू दयाल जी ने। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य पंचमी किस रचना को कहा जाता है जो कि धनपाल की रचना है। क्या है, सूर्य पंचमी रचना किसकी है, धनपाल की। और इस सूर्य पंचमी को क्या कहते हैं, भविष्यत कहा। फिर अगला है, चाचर, ये किसकी रचना है, जिनदत्त सूर्य की है चातर्य रचना। अगला है, आदिकालीन किस साहित्य में सर्वाधिक चरित्र काव्य लिखे गए हैं, किसमें लिखे गए हैं, जैन साहित्य में। फिर अगला है,
भट्ट केदार की वो रचना जिसे आचार्य शुक्ल ने महाकाव्य माना है उसका नाम है जयचंद्र प्रकाश। फिर अगला है, इसमें कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है? तो उनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और यहाँ पर दिया है हिंदी यानी आदिकाल की भूमिका, ये भी उन्हीं की पुस्तक है। फिर जो है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, जायसी पहले कवि हैं, हम सूफी बाद में। ये कथन किसका है? विजय देव नारायण शाही का। किस रचना में सीता वैराग्य धारण करती हैं ताकि अगले जन्म में उन्हें स्त्री योनि में जन्म ना लेना पड़े? तो ये जो है किस रचना में है? स्वयंभू रामायण में सीता वैराग्य धारण करती हैं। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के रूपरेखा से मुक्त दिन के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के हैं। हिंदी साहित्य के रूपरेखा से मुक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गंगा प्रसाद सिंह जी। फिर अगला है, श्याम सुंदर दास ने महोबा खंड को किस ग्रंथ के नाम से संपादित किया है? परमाल रासों के नाम से महोबा खंड को किसने? श्याम सुंदर दास ने। फिर अगला है, नाल रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी किस रासो ग्रंथ में कहा गया है? बीसल देव रासों में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों की किस कृति को सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है? तो माता प्रसाद गुप्त द्वारा जो संपादित है उसे माना गया है प्रामाणिक। फिर अगला है, रासो नए नए रोमांस प्रस्तुत करता है, संदेश रासक पुरानी प्रीत को निखार देता है। ये कथन किस आलोचक का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है, किस विद्वान ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्तिलता की नकल प्राप्त की थी? उनका नाम है हरप्रसाद शास्त्री जी। क्या नाम है? हरप्रसाद शास्त्री जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को खुसरो सुखन की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? खुसरो सुखन की उपाधि इजुद्दीन के द्वारा। फिर अगला है, निजामुद्दीन औलिया द्वारा, यानी इसका उत्तर क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो को खुसरो सुखन की उपाधि किसने दी है? निजामुद्दीन औलिया जी ने। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदिकाल के प्रश्नों के ऊपर आधारित था। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को हम जो है फिर से एक नई कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।